हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 8th क्लास एनसीईआरटी बुक साइंस के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसका क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भरो, जिसमें क में भरा जाएगा फसल, ख में तैयारी, ग में तैरने और घ में जल और पोषक। सेकंड क्वेश्चन मिलान करने वाला है, जिसमें है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, और उसको मिलाना है इस तरफ मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अवशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। तो हम फर्स्ट खरीफ फसल को मिलाएंगे धान एवं मक्का, क्योंकि ये खरीफ फसल होते हैं। सेकंड जो है रबी फसल, उसको मिलाएंगे गेहूं, चना, मटर से। थर्ड है रासायनिक उर्वरक, तो थर्ड को मिलाएंगे यूरिया एवं सुपर फास्फेट। नंबर 4 है कार्बनिक खाद, तो नंबर 4 को मिलाएंगे पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्न के दो उदाहरण दीजिए। अब देखिए, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। किसके किसके देने हैं? खरीफ फसल के और रबी फसल के। खरीफ फसल के 2 उदाहरण आपको पता है, धान, मक्का। रबी फसल का गेहूं, चना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। एक एक पैराग्राफ लिखना है आपको। पहला है मिट्टी तैयार करना। अब है मिट्टी तैयार करने के बारे में हम ये लिख सकते हैं, यह किसी भी फसल को उगाने से पहले की जाने वाली प्रक्रिया है। यानी फसल उगाने से पहले हम खेत की मिट्टी तैयार करते हैं। दूसरा है इससे खेत की मिट्टी को हल्का किया जाता है ताकि पौधे की जड़ें मिट्टी में आसानी से प्रवेश कर सके। मिट्टी हल्की होगी तो जब हम पौधा लगाएंगे तो उसकी जड़ें जो है आसानी से प्रवेश कर जाएंगी मिट्टी में। तीसरा है हल्की मिट्टी में रहने वाले केंचुओं एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। जब मिट्टी हल्की होगी तो मिट्टी में केंचुआ भी पाया जाएगा और अन्य सूक्ष्म जीव भी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। केंचुआ आपको पता है ये किसानों का मित्र होता है, तो इसलिए हल्की मिट्टी इसके रहने के लिए आवश्यक है। नंबर 4 है मिट्टी को उलटने पुलटने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। जब मिट्टी की जुताई खेत की जुताई होती है और मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और लास्ट है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यानी मिट्टी जो तैयार करते हैं उसको उलटते पुलटते हैं और हल्का बनाते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बुआई। बुआई का अर्थ है बीजों को खेत में बोना। यानी जब हम खेत में बीजों को बोते हैं तो उसे बुआई कहते हैं। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता एवं स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बीज अच्छे होने चाहिए। जैसे आपने किताब में पढ़ा होगा कि बीजों को पहले पानी के बाल्टी में रख देते हैं। जो अच्छी किस्म के बीज होते हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, सड़ी गली बीजें ऊपर आ जाती हैं। तो अच्छी किस्म के वो स्वस्थ जो बीज होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। बीजों को बोने के लिए हाथ का उपयोग कर सकते हैं या सीड ड्रिल का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ से भी बीज बोलते हैं और खेत जब बहुत बड़ा है तो हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। चौथा पॉइंट है बीजों को उचित दूरी एवं उचित गहराई पर बोना चाहिए। यानी बीज बहुत पास पास भी नहीं बोने चाहिए और बहुत दूर दूर भी नहीं बोने चाहिए। सही दूरी होनी चाहिए ताकि बीजों से जब पौधे उगेंगे तो उनको अच्छी तरह से पोषक तत्व मिल सके और वो अच्छी तरह से बढ़ सके। और उचित गहराई भी होनी चाहिए। बहुत ऊपर ऊपर बो दिया तो
जो पक्षी हैं वही बीज को खा जाएंगे। बहुत गहराई में बोया तो पौधा जो बीज जो है वो अच्छे से उग नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा और बढ़ के पौधा नहीं बन पाएगा। अगला पॉइंट है निराई। निराई किसको कहते हैं? खेतों में प्राकृतिक रूप से कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवार को खेतों से हटाना आवश्यक है, जिस क्रिया को निराई कहते हैं। जब हम बीज बोते हैं तो उसके साथ बीज से पौधे निकलते हैं, उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड चीज, अवांछित मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, वैसे पौधे भी उग जाते हैं जिनको खरपतवार बोलते हैं। इनको खेतों से किसान हटाता है, तो इस क्रिया को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है ताकि लगाए गए फसलों की अच्छी वृद्धि हो सके। जो फसल लगाए गए हैं उनमें अगर ऐसे खरपतवार आ जाएंगे जिसकी वजह से लगाए गए पौधे का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए निराई की जरूरत है, हटाने की जरूरत है उनको। खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, अतः समय समय पर निराई करना जरूरी है। खरपतवार जो हैं वो कई बार विषैले पौधे भी आ जाते हैं खरपतवार के रूप में, तो फसल के साथ जब कटाई होगी तो ये भी कट जाएंगे, तो इससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसान समय समय पर खरपतवार को निराई के रूप में करके हटाता है। अब है थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। फसल कट के आ गई है, अब फसल से हमें बीजों को लेना है, दाने को एक तरफ करना है, भूसे को एक तरफ करना है, ताकि दाने को हम प्रयोग कर सकें, तो इस क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य थ्रेसर मशीन द्वारा या कंबाइन मशीन, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों होते हैं, उनसे किया जाता है। बीज निकालने के लिए थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल किया था, जिसमें सिर्फ थ्रेसिंग का काम होता है। भूसे अलग हो जाते हैं और दाने अलग हो जाते हैं। कभी कभी किसान कंबाइन मशीन का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों होते हैं। तो इस तरह से थ्रेसिंग का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनके लिए हमें क्या अंतर है ये हमें बताना है। पहला है खाद के लिए, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो किसान गोबर या पौधों के अवशेष से बनाता है। ये नेचुरल चीज है, किसान खुद ही बनाता है। किसान अगर गोपालन करता है तो उसका खाद होता है, और पौधे होते हैं, फसल की कटाई किए हुए जो अवशेष होते हैं, उन सबको मिला करके ये खाद तैयार किया जाता है। उर्वरक है, यह एक मानव निर्मित रसायन है, यह प्राकृतिक नहीं है, यह इंसान खुद बनाता है फैक्ट्रियों में। सेकंड है, इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। खाद में जिस तरह से उर्वरक में पोषक तत्व होते हैं, उतने पोषक तत्व खाद में नहीं मिलते हैं। उर्वरक के लिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में, जितना पौधों को आवश्यकता होती है वो उर्वरक में मिलते हैं। नंबर 3 है, ये किसानों के लिए सस्ते होते हैं, और उर्वरक जो है वो किसानों के लिए महंगे होते हैं। उसके बाद है खाद से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है, और उर्वरक जो है इससे मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता है। ह्यूमस जो है वो पौधों को, फसल को उपजाऊ बनाता है, फसल की अच्छी बढ़वार होती है। मिट्टी में अगर ह्यूमस मिला हुआ हो तो ये हमें खाद से मिलता है, लेकिन उर्वरक से ये नहीं मिलता। खाद किसान खुद बनाता है, जबकि उर्वरक कारखानों में बनता है। लास्ट है, इसके प्रयोग से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। खाद चूंकि किसान खुद बनाता है, किसी भी तरह का रासायनिक पदार्थ इसमें नहीं होता, इसलिए इसके प्रयोग से फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन उर्वरक में है कि इसके ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी एवं जल प्रदूषित हो सकते हैं। अगर उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो मिट्टी
और जल दोनों ही प्रदूषित हो सकता है। मिट्टी प्रदूषित होगी, फिर बारिश से ये जल में मिल जाएगी, तो इस तरह से इन दोनों के प्रदूषण का खतरा रहता है उर्वरक के ज़्यादा इस्तेमाल से। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। आपको पता है जब फसल लगी है तो समय समय पर उसको पानी देना आवश्यक है, नहीं तो हमारी फसल सूख जाएगी। तो निश्चित अंतराल पर खेतों में जब किसान पानी देता है तो उस क्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है। अब किस फसल में कितनी सिंचाई करनी है और मौसम के हिसाब से या मिट्टी के हिसाब से देखा जाता है, या फसल किस प्रकार का फसल है, कौन सा फसल है, कौन सी फसल है, इसके हिसाब से सिंचाई की जाती है। जिस फसल को ज़्यादा आवश्यकता है जल की, वहाँ ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अगर किसी फसल को कम आवश्यकता है पानी की तो वहाँ सिंचाई कम होती है। अब है कुएं, जलकूप, तालाब, नदियाँ, नहर इत्यादि सिंचाई के स्रोत हैं। पानी, कुएं से पानी लेकर भी की जाती है सिंचाई, जलकूप से भी, तालाब से भी, नदियों से भी, नहर से भी। ये सारे सिंचाई के स्रोत हैं जिनका किसान प्रयोग करता है। अब है सिंचाई की 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली विधि है जिसका नाम है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जिस मिट्टी में पानी की मात्रा कम होती है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इसमें ऊर्ध्व पाइपों में नोजल लगा होता है, जिससे जल घूमते हुए नोजल से निकलता है। पाइप होती है, उसमें नोजल लगाता है और नोजल जो है वो ऐसे घूमता है, जिससे पानी भी घूमते हुए पौधों में गिरता है। इसका छिड़काव ऐसे होता है मानो वर्षा हो रही है। जिस तरह से बारिश में पानी की बूंदें आती हैं, उसी तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसा लगता है पानी का छिड़काव हो रहा है। इस प्रकार की सिंचाई लॉन, कॉफी की खेती तथा अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। लॉन में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में छिड़काव तंत्र का उपयोग करके सिंचाई करते हैं, कॉफी की खेती में भी और अन्य तरह की खेती में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है ड्रिप विधि। इस विधि में बूंद धीरे धीरे टपक कर पौधे की जड़ों में गिरती है। फलदार वृक्षों, बगीचों इत्यादि की सिंचाई का ये एक उत्तम तरीका। ड्रिप विधि में है बूंद 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 पानी टपक रहा है और पानी सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। यह फलदार वृक्ष, बगीचे आदि की सिंचाई में इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे खासियत इसकी यह है कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि पानी सीधे ही पौधों की जड़ों में जाता है, इसीलिए पानी की बर्बादी नहीं होती। अगर जल कम उपलब्ध है तो वहाँ यह एक उत्तम विधि है सिंचाई करने की। 7वां क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? अब आपको पता है गेहूं जो है वो रबी फसल है, रबी फसल के मौसम में उगाया जाता है। अगर हम प्रयोग करने के लिए अगर इसको हम खरीफ ऋतु में उगा दें तो क्या होगा? क्या ये सही से विकसित होगा? तो इसका जवाब है कि खरीफ ऋतु जो है वो बारिश का समय होता है, जो गेहूं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस ऋतु में गेहूं को उगाने से सही तापमान की कमी हो जाती है। जितनी तापमान उसको चाहिए, क्योंकि उसको गर्मी में उगाने वाला पौधा है, उसको हमने बारिश के मौसम में उगाया तो उसको सही तापमान की कमी हो जाएगी। उसको ज़्यादा तापमान चाहिए, तापमान की कमी हो जाएगी। बार बार बारिश होने से जड़ों में जल का जमाव होगा और मौसम भी उसके प्रतिकूल होगा। इस सब कारण से गेहूं का पौधा जो है खरीफ ऋतु में उगाने से अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा।
और किसान को नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। अगर खेतों में लगातार फसल उगाते रहेंगे तो उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि जो है वो पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब लगातार फसल उगाते रहेंगे तो उस मिट्टी में इन सब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और इसकी वजह से मिट्टी जैसी उर्वरकता जो उसकी है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, वैसे उपजाऊ मिट्टी नहीं रह पाएगी। और ऐसी मिट्टी में अगर अगली बार फिर फसल लगाया तो फसल का उत्पादन कम होगा। अब है क्वेश्चन 9, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर हम शुरू करते हैं। खेतों में फसल के साथ साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो बहुत सारे पौधे ऐसे जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो हमने लगाया नहीं है, वो भी फसलों के साथ उगाते हैं, तो इनको हम कहते हैं खरपतवार। ये फसल की जगह पानी, पोषक तत्व इत्यादि ले लेते हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। अब फसल को जो जगह चाहिए फैलने के लिए, पानी चाहिए या फिर पोषक तत्व चाहिए, ये पोषक तत्व जो है ये अवांछित पौधे जिनको खरपतवार कहते हैं वो ले लेते हैं, जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है। जितना पोषक तत्व पौधों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अब इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? इसके लिए है, सबसे पहले फसल उगाने से पहले खेतों की जुताई कर खरपतवार को नष्ट कर दिया जाता है। फसल उगाना शुरू किया तो क्या हुआ कि पहले खेत की जुताई करी तो जितने भी पहले से खरपतवार थे वो सारे खत्म हो गए। दूसरा है, रासायनों यानी कि खरपतवार नाशी के छिड़काव से खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। यानी हम जब खरपतवार हो ही गए तो फिर खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, तो इससे खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, जिससे खरपतवार तो खत्म हो जाते हैं लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगला है, खरपतवार को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर या खुरपी की मदद से खेतों से काटकर हटा दिया जाता है। इसके अलावा किसान ये भी करते हैं कि धीरे धीरे करके खरपतवार जो भी हैं उनको हाथ से जड़ सहित उखाड़ देते हैं या फिर खुरपी की मदद से इसको काटकर अलग कर दिया जाता है। तो ये आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आगे के लिए आप आगे का वीडियो देखिए। धन्यवाद।